Sagar Megwal. Yes, sir. Okay. After 5 minutes, I will start the session. Rupesh Patel. Ankit Prajapat. आप में से जो लोग लोकलाइट हो, इंदौर के हो, यदि आपका कोई लेक्चर छूट गया है तो आप कॉलेज में आके पेन ड्राइव में आप मेरे से लेक्चर का रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये भी आपके लिए ऑप्शन है। जो लेक्चर्स में गैप होता है वो मेरा पास रिकॉर्डिंग में रहता है, जिसमें गैप नहीं होता वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता है। प्राजोत पवार 21, ये भी आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा उनको मैं आज 2 बजे के बाद, आज और कल मैं कॉल जरूर करूंगा, याद रखना। इसलिए यदि आप लोगों ने काम चालू नहीं किया वो लोग चालू कर दें। कई बार कॉलिंग हो चुका है, उसके बावजूद भी मैं आज कल मैं वापस कॉल करूंगा ऐसे स्टूडेंट्स को। सार्थक गुर, रंजीत रघुवंशी, नीलेश लचेटा, कुलदीप बामनिया, पीयूष कोतवाल, देवेन नागर, Good morning, sir. अंकित चौहान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। रुपेश पाल, विशाल परिहार, नीलेश लचेटा ज्वाइनिंग 2 times, अजय गोले बहुत दिन बाद क्लास में ज्वाइन कर रहा है, राहुल पवार 24, शिवम गराड़े, ये भी बहुत दिनों बाद आ रहा है, हर्ष चौहान, अभिषेक माचर, श्याम सिंह सागर, हर्ष चौहान, भावेश सावले। जस्ट 2 मिनट के बाद मैं क्लास शुरू कर रहा हूं। अभी अटेंडेंस कॉल कर रहा हूं।
roll number 2, roll number 3, roll number 5, 6, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 40, 41, and 44. Anybody else? Saurabh Parihar, Saurabh Rai, Ayush Ringe. Presently, we are having 24 students out of 41 students. Now, the time is over of waiting. Now, I am going to start the session, which is also very important as compared to the previous case. Also, जो हमने पिछले क्लास में किया है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी नॉलेज को आगे ऐड कर रहे हैं आपके सामने. और भी कुछ चीजें हमें सीखना है, तब जाके हमारा ये स्टडी कंप्लीट होगा, नॉलेज कंप्लीट होगा. इस एरिया में जो हमारी बाउंड्री दे रखी है आरजीपीवी ने, यूनिवर्सिटी ने, उसको देखते हुए तो हमारे सामने ये मैंने सारे टेस्ट जो हमारे इस यूनिट पे, इस सेकंड पार्ट में, इस यूनिट का जो सेकंड पार्ट चल रहा है थर्ड यूनिट का, इसमें जो आपके सामने इसमें बचे हुए जो टेस्ट हैं वो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, स्लाइड में बता रखे हैं, जिनमें से आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉशी रूट टेस्ट है. फिर इसके बाद हम पी सीरीज टेस्ट स्टडी करेंगे और फिर इसके बाद इसी टेस्ट पर बेस्ड कंपैरिजन टेस्ट स्टडी किया जाएगा. और फिर इसके बाद 2 और टेस्ट हम इस टॉपिक्स में, इस एरिया में पढ़ेंगे. एक है हायर रेशो टेस्ट, जिसको कि रेबिस नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, इसलिए इसका नाम रेबिस टेस्ट हो गया. और एक लोअर रेशो टेस्ट है, जिसको लॉगरिथमिक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं. ये आप लोग बिना क्लास अटेंड करे ये चीजें किताब से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, दिमाग से बाहर चली जाएगी. बिल्कुल टोटली नहीं है. तो इसलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चीजें सिखा रहा हूं. इसलिए आप सभी से मेरा वापिस आग्रह है कि आप रेगुलर रहिए क्लासेस में, क्लास को छोड़िए नहीं. हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कोशी टेस्ट जो है ये एक बार और बता दीजिए सर, वो समझ में नहीं आया. अभी बता रहा हूं, अभी तो शुरुआत की है मैंने आपके सामने. अभी मैं आपको ये सारे टेस्ट के नाम बता रहा हूं जो अभी आपके इस टॉपिक्स, इस एरिया में रह गए हैं, तो इसके बारे में आपके सामने ये चीजें शेयर कर रहा हूं. राहुल पवार, अभी किसने ज्वाइन किया इमीडिएटली, रिसेंटली? अभी रिसेंटली कौन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है? सर मैंने राम आइडिया. राम आइडिया के बाद में भी एक ने ज्वाइन किया है. सर वो नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वापस रिकनेक्ट करा था. ठीक है बेटे, तो नेटवर्क एरिया में रहो करो ऑनलाइन क्लास के टाइम पे. ओके, वही बात मैं आपको कल कुछ इसके बारे में पहले बता चुका हूं, उसको मैं आज आपको फिर से रिवाइज करूंगा. हर टेस्ट में कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जो हर बार बार रिपीट होगी. जब तक हम लोग ये टॉपिक्स कंप्लीट नहीं कर देते तब तक हम उतनी बार हमें रिपीट करते रहेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस दौर में, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. उतनी तेजी अभी आप में नहीं आई है, तो इसलिए आपको तेजी लाना पड़ेगी, अपने आप में लाना पड़ेगा. ये प्रॉपर्टी सीखना होगी आपको मेरे साथ में. चलिए, कौशी नाम का एक साइंटिस्ट हुआ जिसने ये टेस्ट दिया है, जिसका यूज हम लोग कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज के लिए हम यूज करते हैं. जैसा कि इसके नाम में एक शब्द और आ रहा है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है. एक है कौची रूट टेस्ट. ये रूट शब्द क्यों इसने यूज किया है, कोई इसको बता सकेगा? मैं तो आपको बताने जा ही रहा हूं. ये जो इसका आंसर है, जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक, शुरुआत से लेकर अभी तक, उनके दिमाग में बिल्कुल इसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया आने लगा होगा.
वो ये बोलेंगे सर रूट तो हमने समझा है, रूट क्या होता है, हमने रूट निकाला है, स्क्वायर रूट निकाला है, क्यूब रूट निकाला है, फोर्थ रूट निकाला है, हम स्कूल से पढ़ते आए हैं रूट क्या होता है, किसी नंबर का रूट क्या होता है, नंबर का रूट निकाला जाता है, जिसके लिए आपके पास दो मेथड होती थी, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होती थी और एक फैक्टराइजेशन मेथड होती थी। याद करो 7वीं क्लास 8वीं क्लास का मैथमेटिक्स। यस सर। नहीं तो यस सर। यहां पर क्या है कि जो हमारी सीरीज होती है ना, उस सीरीज का जब हम nth टर्म लिखते हैं और यदि उसकी पावर में यदि n दिखता है तो हमें और किसी टेस्ट की तरफ और किसी ऑप्शन की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है, सीधे इमीडिएटली ये टेस्ट लगाइए, इससे आपको आंसर बहुत कम समय में मिल जाएगा। जो ऑर्डर बता रहा हूं टेस्ट को पढ़ने का, स्टडी करने का, वो आप भी मेंटेन रखिए, तभी चीजें आपके माइंड में सॉलिड फिट होगी। ओके, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सो दिस टेस्ट कैन बी अप्लाइड व्हेन द nth टर्म ऑफ द सीरीज हैज nth पावर। देखो जो मैंने आपको अभी ओरली बोला वो अभी आपके सामने लिख के बता दिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट करेंगे क्या, इसके बाद हम इसका कंक्लूजन कैसे ड्रा करेंगे भाई कि सीरीज आपकी जो दी है जिसकी हमने nth टर्म ली है और उसकी nth पावर है, तो वो सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या दोनों में से कोई भी नहीं है। ओके, तो इसी के लिए मैंने आपके सामने 3 पॉइंट बनाए हैं। 3 कंक्लूजन में से कोई भी एक कंक्लूजन एट ए टाइम आपका ड्रा होगा। यदि आपकी लिमिट आपने निकाली है, उस nth टर्म का nth रूट लेना होता है। एक्चुअली nth पावर क्यों रिक्वायर्ड होती है, उस सीरीज की nth टर्म में nth पावर इसलिए रिक्वायर्ड होती है कि उसका हमें nth रूट लेना पड़ता है। देखो अंडर रूट के अंदर n लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है, nth रूट होता है ना, इसका मतलब होता है nth रूट, nth वर्गमूल। और nth वर्गमूल हम nth टर्म का, ऐसी n टर्म की सीरीज का जब nth रूट लेते हैं तो वो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है और उसका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे लेते हैं। यदि वो एक क्वांटिटी आती है, वो क्वांटिटी मतलब एक वैल्यू, यदि वो एक से छोटी होती है तब उस केस में आपकी जो सीरीज होती है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। ऐसे केस में आपकी जो सीरीज है वो डेफिनेटली मतलब कंप्लीटली एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल डेफिनेट ढंग से वो एक कन्वर्जेंट होती है। और यदि ये लिमिट x से बड़ी आएगी तो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और फिर इसके बाद यदि 1 आ जाता है उसका मान, उसकी लिमिट का मान 1 आ जाता है तो हम बोलते हैं ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ये है 3 कंक्लूजन इस टेस्ट के बारे में। अब हम एग्जाम्पल करके हम इनको अप्लाई करके आपके सामने पेश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब लोग ऑप्शन नोट कर लीजिए जो नोट कर रहे हैं कॉपी में। और इसकी वर्किंग ऑलमोस्ट जो अभी अब तक हमने टेस्ट किए उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंगली है, बस हमारी लास्ट स्टेप चेंज होगी और पहली स्टेप में चेंज है। पहली स्टेप ये है कि आप nth टर्म लेंगे और उसकी यदि nth पावर दिखी तो समझ जाना कि ये कौशी रूट टेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा हमारे नजर के सामने पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन। हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करके बताएंगे आपको। 2 क्वेश्चन इसलिए लिए मैंने, क्यों लिए कोई बता सकेगा इसका रीजन? किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर है? सर एक तो आप बता देंगे, उसके बाद एक हम ट्राई करेंगे। अच्छा, ये चीज तो एक आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन एक और इसके कॉन्टेक्स्ट में एक और बात कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। देखो बेटा, इन दोनों क्वेश्चन में 2 अंतर दिख रहे हैं आपको, वो मैं अंतर आपसे पूछना चाह रहा था इसके साथ में। क्या कि एक तो ये सीरीज का डिटेल में दे रखा है इंफॉर्मेशन, डिटेल में मतलब सारी टर्म के बारे में यहाँ बता रखा है। हमें सीरीज की कम से कम पहली 3 टर्म नहीं तो 4 टर्म मालूम होना जरूरी होता है। यदि डिटेल में सीरीज को आपको इंफॉर्मेशन आपके पास है तो ये इस तरह से होना चाहिए, और यदि हमारे पास डिटेल में नहीं है तो शॉर्टकट में मतलब उसकी nth टर्म हमें मालूम होना चाहिए। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो ये इंफॉर्मेशन है आपके पास,
इसमें आपके पास जनरल टर्म nth पावर में दे रखी है, nth टर्म दे रखी है और इसमें nth टर्म नहीं दे रखी है, तो इसलिए हमने ऐसे दो क्वेश्चन लिए आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी लोग यह ध्यान देंगे पहला क्वेश्चन की तरफ, जहां पर मेरा लेजर पॉइंटर है। हाँ सर। लिख के बताओ इसकी जरा nth टर्म क्या होगी, ओके सर। बोल के बताओ, फिर मैं आपको लिख के बताता हूं और समझाता भी हूं। वो बात जो मैंने कल आपको कुछ कही थी वो आज यहाँ पर इस क्वेश्चन में लागू हो रही है। हमें कैसे मुझे कैसे एन इक्वल होता टू है? सर एस बात तो हाँ कहिए, क्या बोल रहे हो बीच में, बोलो बेटे को। अरे सर एक टर्म लिखना एक बार और बता दीजिए, क्योंकि मैं कल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था। अरे मैं तो बताऊंगा सर n+1 अपन n+2 दी पावर n into x to the power n। हाँ अच्छा, जरा उससे लिख के देखो, जरा सारी टर्म लिख पा रहे हो क्या? यस सर। कल कितनी मिनट है? देख फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दो, फिर से उसको और गौर करने की चीज है और ध्यान देने की चीज है, इसलिए मैंने ये ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके सामने लिया है। क्या बोला था कल, याद करा रहा हूं बेटे, देखो सर ये कैसे, हाँ बोलिए कहिए। सर यही है ना सर, n+1 अपन n+2 द होल टू द पावर n into x to the power n। सर इससे आ जाएगा पूरी सीरीज। एक मिनट मैं अपनी कॉपी में लिख रहा हूं बेटे, आंसर बोलो। n+1 अपॉन 1 n+2 हाँ फिर टू द पावर सर n होल टू द पावर सर पूरा। अच्छा ठीक है, फिर तो इनको x to the power n बताओ बेटा। सर x to the power n। n चलो देखो, तुम शुरुआत कहां से कर रहे हो पहली टर्म को लिखने में, बताओ n की शुरुआत क्या से होगी, 1 से होगी कि 0 से? सर 0 से होगी। देख याद कर, सर, याद 1 कर से होगी। जरा उस बात को याद कर। सीरीज क्या होती है, सीरीज के लिए डोमेन क्या होता है? सीरीज एक फंक्शन होता है बेटा, और फंक्शन कौन सा फंक्शन सीरीज कहलाता है? जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है बेटे। यहाँ पर तू क्या कर रहा है, यहाँ पे तू क्या कर रहा 1 से है, होगी। 0 से। यदि तू इस तरह से इसको अज्यूम करेगा तो तुझे 0 इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि आपको परमिट नहीं करेगा, ये चीज आपके लिए ये परमिशन नहीं देगा, इस बात की परमिशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि सीरीज का जो डोमेन होता है ना, सीरीज एक फंक्शन होता है, फंक्शन होता है मतलब उसकी फर्स्ट टर्म को लिखने के लिए n की वैल्यू 1 रखना ही होती है। यदि 1 रखने पर पहली टर्म मिल जाती है तो वो सही रहता है, वो जनरल टर्म करेक्ट होती है। यदि n की वैल्यू 1 रखने पर पहली टर्म नहीं मिले तो फिर वो गलत होता है। तो इसलिए अपने को ऐसा और सोचना है, और सोचो इसमें कि क्या रखें। या तो ऐसे केस में हम ये कर सकते हैं कि हमारा n बराबर 0 से यदि बात बन रही है तो हम उसके बाद में यदि हम कुछ वैल्यू रखते हैं तो उससे हमें पहली स्टेप को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज को है। सीरीज क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती है, एक समुद्र है। सीरीज मतलब एक समुद्र जैसा है, और समुद्र में से आप कुछ बुद्ध निकाल लोगे तो उस पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हाँ, वो सर। ये आपके सामने इस तरह का है, समुद्र सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन, कि यदि हमने ये इस तरह से यदि इसको लिया तो n बराबर हमें 0 लेना पड़ेगा। हालांकि n बराबर सर, 0 लिया तो 1/2 पहली टर्म मिली, फिर n बराबर 1 रखा तो दूसरी टर्म मिली, लेकिन n बराबर 0 परमिसिबल नहीं है, ये परमिसिबल नहीं है। विजन समझ में आया? तो और ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ये है बेटा कि चूंकि n बराबर 0 परेशान कर रहा है तो इसको अवॉइड करो। परेशान करना मतलब ये डोमेन में आता ही नहीं है सीरीज के। सीरीज का जो डोमेन है ना, उसका पहला मेंबर 1 से शुरू होता है, 1 से शुरुआत होती है, n बराबर 1 2 3 4। क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, कोई बता सकेगा? नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं?
अरे नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 बताओ, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 से 1 2 3 4 जीरो आता है क्या नेचुरल नंबर में? नहीं सर। नहीं आता है। जीरो तो क्या होता है? नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो बेटा, ऐसे केस में हमें क्या करना होगा कि n बराबर 1 से शुरुआत करने के लिए हमें ऐसी n की टर्म्स ऊपर और नीचे और उसकी पावर में और x की पावर में सोचना पड़ेगा, जिससे कि हमारी ये बात यहां पर सूट हो जाए। n+1 अपॉन n अपॉन इंटू x की पावर n। फिर इसमें आप यहां पर n की वैल्यू 1 रखिएगा, ठीक है, 0 नहीं रखना है बेटे। हालांकि आपका ये आंसर सही है, लेकिन आपको इसमें शुरुआत करते समय n बराबर 0 को अवॉइड करना होगा। अवॉइड करना मतलब ये वाली टर्म को हमें स्टार्ट कहां से करना है? n बराबर 1 से। तो हमें यह देखना होता है कि जनरल टर्म लिखते समय सीरीज की ऐसी फार्मूला लिखना है, ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है हमें, जो कि हमें सीरीज का यदि फर्स्ट टर्म में कोई समस्या आ रही है, मतलब फर्स्ट टर्म को लेने में, डिफाइन करने में कोई समस्या आ रही है, तो हम उसको अवॉइड करके दूसरी स्टेप पे आ जाए, मतलब दूसरी टर्म से वैल्यू आने लगे। तो n बराबर देखो 1 रखोगे तो क्या आएगा? 2/3x। n बराबर 3 रखो तो 3 + 1 4 होता है, और ये अपॉन 4 हो जाएगा। तो इस बात पे मैं इतना इसलिए रुका था कि आप ये बोलेंगे, आप ही नहीं समझ में आ तो बाद में आप में से कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे, सर आपने ये जनरल टर्म लिखी है। जनरल टर्म का मतलब होता है जनरल टर्म, जिससे कि हम कोई सी भी टर्म निकाल सकें। यहाँ पर तो ये पहली टर्म निकल ही नहीं रही है कि निकल रही है? यदि तुम पहले टर्म को निकालोगे तो n बराबर 0 रखोगे, लेकिन n बराबर 0 आपको परमिशन नहीं देता। यस सर। यह नियम के विरुद्ध है। नियम क्या बोलता है? n बराबर 1 रख, 2 रख, 3 रख, 4 रख। तो चूंकि ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये एक फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज है, ये एक फाइनाइट सीरीज नहीं है। यदि ये फाइनाइट सीरीज होती तब उस केस में ये प्रॉब्लम रहती। तो जो भी सीरीज होती है वो हमेशा एक इनफाइनाइट सीरीज ही होगी, कभी भी फाइनाइट सीरीज नहीं होगी, ठीक है? हाँ, एक्सपांशन आपका फाइनाइट हो सकता है, होता है, ठीक है? तो चलिए, आप सभी ने इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया अच्छे से, क्योंकि इसके बाद की बात बहुत आसान है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कोशी रूट टेस्ट में ये होती है। रूट टेस्ट क्या? कोशी हमें कैसे पता लगा कि कोशी रूट टेस्ट लगेगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो n टर्म लिखी है उसकी पावर में n आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? n मल्टीप्लाई Yes, आ sir. रहा है। यस सर। आप x को इसके अंदर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी परमिशन है आपके पास। क्योंकि यहाँ पर आपके पास सीरीज इस तरह से आ रही है, इसमें ये ब्रैकेट ये नंबर के साथ अलग है और इसको अलग कर रखा है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने अलग कर दिया है। आप सभी लोग क्या करेंगे? ये nth टर्म का nth रूट निकालेंगे। कैलकुलेट करिए जरा nth रूट, घातांक का नियम लगा के nth रूट और nth टर्म ऑफ द सीरीज। पहले उसके पहले एक लाइन लिखी मैंने जो आपको ओरली समझाई अभी तक, क्योंकि इसकी nth पावर है, इसलिए यहाँ पर कॉशी रूट टेस्ट लग रहा है। नए लोग भी बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई ऐसा कुछ बात मैंने कुछ अवॉइड नहीं की है कि या नए लोगों को समझ में नहीं आए, सारी बात रिवाइज कर दी है यहाँ पर मैंने। तो भाई मैंने जो हमारा मेथड होता है लिमिट लेने का n टेंड्स टू इंफिनिटी पर nth रूट लेना है। nth रूट का को कैसे लिखते हैं हम लोग, सिंबलाइज कैसे करते हैं बेटा? सभी को आता होगा 1/n। जैसे स्क्वायर रूट हो तो उसको आप कैसे लिखते हो? 1/2। यदि क्यूब रूट लेना है तो उसको कैसे लिखते हो? 1/3। नहीं? यस सर। तो ये nth रूट है। अब जरा यहाँ पर इसका nth रूट लीजिए। अभी इसकी वैल्यू मैंने रख दी है, यहाँ पर un की वैल्यू रख दी है। फिर घातांक का नियम लगेगा इसमें, पावर ऑफ पावर आ रही है तो क्या होता है? पावर ऑफ पावर होती है तो गुणा हो जाता है, गुणा होता है। का आपस में गुणा हो जाएगा बेटे। तो इन दोनों की पावर में n है और उसकी पूरे की पावर में 1/n है, इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? सिंपली पावर 1 हो जाएगी। तो ये आपके सामने आएगा। अब इसके बाद फिर अगली स्टेप में, चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये मैं आपको पिछली बार भी
कई बार बता चुका हूं, अभी तक हम बहुत क्वेश्चन लिमिट पे कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन का इस तरह के केस में परिस्थिति में लिमिट कैसे लिया जाता है बेटे, n ऊपर से कॉमन लेंगे, n नीचे से कॉमन लेंगे और इस पूरे फंक्शन को f ऑफ 1/n में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, x को कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि x पर डिपेंड कर ही नहीं रही है। यहाँ पर n टेंड्स टू इंफिनिटी पे हमें लिमिट लेना है, x कोई भी आर्बिट्री वैल्यू है। तो चलिए वही किया हमने, n ऊपर से कॉमन लिया, n नीचे से कॉमन लिया, n से n कट गया, कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 1 + 1/n अपॉन 1 + 2/n 2/n into x. अब इसकी लिमिट रखिए, मतलब n की जगह इंफिनिटी बिंदास रख दीजिए, तो 1/∞ क्या होता है, 0। 0 सर। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 0. 0। हाँ, ये डिनोमिनेटर में यदि 1/0 आ रहा है तो 0 होगा, यदि न्यूमरेटर फाइनाइट क्वांटिटी है तो। यदि 1/0 है तो वो तो इंफिनिटी होता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्लाइड की जरूरत नहीं, इसी में ये कंक्लूजन बता दिया है मैंने। 1 + 0/1 + 2 × 0 या 1 + 0 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो 1/1 × x क्या आंसर आया लिमिट का। इसकी लिमिट क्या आई इस फंक्शन की, n टर्म की सीरीज की, पहला क्वेश्चन की लिमिट आई x के टर्म्स में। अब हम लोग कॉची रूट टेस्ट जो बोलता है उसका हम कंक्लूजन अभी ड्रा नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं कह पा रहे क्योंकि ये जो लिमिट आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। लेकिन हम उसकी पॉसिबिलिटी तो बता सकते हैं, वो संभावना तो हम दर्शा सकते हैं। तो वही हम अगली स्टेप में पॉसिबिलिटी को दर्शाने जा रहे हैं। यदि ये लिमिट x से छोटी आती तो क्या बोल देते आप, बोलो। कन्वर्जेंट। हाँ, और x से बड़ी आती तो डाइवर्जेंट। और बराबर 1 आए तो टेस्ट फेल। टेस्ट फेल। सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं, यस सर। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देयरफॉर बाय कॉची रूट टेस्ट, वही हमने आपको जो अभी ओरली बोला, कंक्लूजन आपके सामने कर दिया, शो ऑफ कर दिया। फिर इसके बाद हमने, चूंकि x = 1 पे टेस्ट फेल हो रहा है, ये कुछ भी बता नहीं पा रहा है कि कन्वर्जेंस होगी कि डाइवर्जेंस होगी, इसलिए इसको हमें अलग से एलेबोरेट करना पड़ेगा, अलग से समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को, नहीं तो आप 2 नंबर काट लेगा एग्जामिनर यदि आपने ये केस डिस्कस नहीं किया। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर काट लूंगा मैं, और यदि 7 नंबर का क्वेश्चन आरजीपी में आता है तो वो आपको 5 नंबर देगा यदि यहाँ तक आप करोगे क्वेश्चन को। तो चलिए, हमें तो 100% रिजल्ट लेना है, नहीं पूरे मार्क्स लेना है हमें एग्जामिनर से। तो फिर यस सर। आगे बढ़ो, जो ऐसा मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, आगे तरकीब सिखा रहा हूँ। हाँ, तो अगला जो इसके पहले जो हमने टेस्ट सीखा है, जो एक कॉमन टेस्ट समझा है, उसको अब हम इस केस जब फेल होता है तो हम यूज करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें एन टर्म चाहिए, एन टर्म हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, बस केवल x की जगह 1 रख दो। और फिर इसके बाद क्या करोगे, कोई बता सकेगा जनरल टेस्ट क्या होता है सीरीज का, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को टेस्ट करने का? सर ये सिंपल भाषा में n की बात पावर करेंगे। n, सर n की पावर n कर देंगे और कॉमन निकाल लेंगे सर। मतलब इसकी लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी पर। सबसे पहले ये बॉल की लिमिट लेंगे बेटे, सॉल्व करना बात की बात है बेटे। तो अपन ने क्या किया, ये लिमिट ली n टेंड्स टू इंफिनिटी पर, इस तरह से इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया, और फिर इसमें मैथमेटिकली जो न्यूमेरिक वैल्यू है n टर्म की यहाँ पर रख दी आपके सामने। और फिर साथ में मैंने ऊपर से n कॉमन ले लिया, नीचे से भी n कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि ऐसे फंक्शन की लिमिट डायरेक्ट निकलती नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास, ऐसे केस के लिए हमारे पास एक लिमिट का स्पेशल फॉर्मूला है, याद करो जरा, जो आपको टीचर ने 11th क्लास में बताया था, जो मैंने अभी आपके सामने फिर से रिकॉल कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/x की पावर x है, तो उसका आंसर क्या होता है, e होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बेटे यहाँ पर आप देख रहे हैं n की पावर n की पावर n से n कट गया, कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में यहाँ पर x की जगह n आ रहा है, तो 1 + 1/n की पावर n आ रही है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, जो नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा e लिखोगे। अभी यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी सेटिंग हुई नहीं है इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो मुझे डिनोमिनेटर में इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको सेटिंग करना होगी। कैसे करूंगा सर सेटिंग, देख ध्यान दे,
यदि यहाँ पर ऊपर 2 है तो तेरे को होल पावर 2 लेना पड़ेगी, 2 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर यदि कोई नंबर Yes, sir. 3 आ रहा होता तो तेरे को 3 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि 3/2 आएगा तो तेरे को 3/2 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सब टाइम के साथ तो एडजस्टमेंट सीख जाता है, सीख जाएगा। ये समय तेरे को बताएगा, ठीक है? ओके, जैसा मैं बता रहा हूं समय के साथ। ओके गाइस, तो न्यूमरेटर में आंसर आपका ई आ गया हो, डिनोमिनेटर की भी लिमिट आपकी ई आई, लेकिन चूंकि पावर 2 है तो इसलिए पावर 2 चढ़ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है? और फिर इसको तुम सिंपल तरीके से जैसे अपन सॉल्व करते हैं घातांक के नियम से, बेस से हमें तो घातें क्या उड़ जाती हैं, घट जाती हैं। तो 2 में से 1 घात जाएगी तो कितना बचेगी, 1 घात बचेगी, मतलब क्या वैल्यू न्यूमरिक बचेगी 1/e। अब बताइए ये कैसी क्वांटिटी होती है, सर ई क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी होती है। 1 ऑलरेडी फाइनाइट दिख ही रहा है, इसका मतलब जब फाइनाइट क्वांटिटी आती है तब उस केस में आपकी सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है कि डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है। यदि इनफाइनाइट वैल्यू आए यहाँ पर तो केस में डाइवर्जेंट होगी। तो जो कन्वर्जेंट का केस आपने यहाँ पर लिख रखा है उसके साथ इसको एड ऑन कर दोगे, नहीं तो यहाँ पर इसके कंटिन्यूएशन में लिख दोगे जैसा कि मैंने लिख दिया है आपके सामने। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू करोगे। अब आप सभी लोग दूसरा क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे बिना किसी हेसिटेशन के, जैसा मैं आपको करके बता रहा हूं। ये रहा आपके सामने nth टर्म दी हुई है जिसकी nth पावर दी है, इसलिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली इस मेथड से सॉल्व होगा। और किसी से करने जाओगे तो प्रॉब्लम जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। ये हमारा कटु अनुभव है इस एरिया में, तो इसलिए हम आपको उस तरीके से बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप्स। ओके, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un ऑफ की पावर 1/n, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पर वैल्यू रख दी जैसे अभी अपन ने पहले की। क्योंकि 2 पावर है इसमें, n की 2 पावर है, एक पावर ऊपर 1/n आ रही है, तो घातांक का नियम भी लगा दिया मैंने, पावर ऑफ पावर का गुणा कर दिया, तो n² क्या बचेगा, n² n बचेगा। तो पावर में n बचेगा बेटे। घातांक का नियम तुम लोग 6वीं क्लास से पढ़ते आए हो, 6वीं क्लास के मैथमेटिक्स में घातांक का नियम पढ़ाया जाता है, और आप देख सकते हो कि कितना यूजफुल है, वो कदम कदम पे काम आएगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ गए हम लोग। यहाँ पर फिर वही समस्या हमारे सामने आ गई है, इसकी लिमिट डायरेक्ट निकलेगी नहीं। बोले सर 1 - 0 लिख सकता हूं, देख ऊपर क्या है, पावर में n है और इसकी जगह तेरे पास इंफिनिटी है, तो इसकी लिमिट डिफाइन नहीं होगी। इसलिए मुझे जो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से ये बहुत आसानी से डिफाइन हो जाती है। तो हमें एडजस्टमेंट करना होगा। क्या एडजस्टमेंट करें सर, आपने तो मुझे फॉर्मूले में प्लस बताया था, यहाँ पे तो माइनस आ गया। देख माइनस आ जाएगा तो तू उसको प्लस बना सकता है ना, प्लस इंटू माइनस, अरे प्लस इंटू माइनस माइनस तो यहाँ पर तुम्हारा x की जगह क्या काम कर रहा है, -n काम कर रहा है। जो डिनोमिनेटर में x आ रहा है वो पावर में आना चाहिए, तो इसलिए मैंने पावर में माइनस का गुणा किया और उसकी पावर भी माइनस ले ली। ये एडजस्टमेंट किया आपके सामने ताकि इसका आंसर आप लिख सको। e की पावर -1 हो गया, इसकी लिमिट ये होती है, क्योंकि पावर में -1 है इसलिए -1 आया। और जब आप इसको न्यूमेरिक वैल्यू रखते हो, ई की वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू आप रखते हो, सॉल्व करते हो, तो ये वैल्यू क्या होती है, x से छोटी आती है। जब x से छोटी आएगी तो हम सीरीज को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे कि कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। ये फार्मूला फिर से मैंने आपके सामने यहाँ पेश कर दिया है, आपको भी फार्मूला पेश करना है। जब भी आप कोई भी एग्जाम दो, सब्जेक्टिव एग्जाम दो, उस समय तो जरूर करना। ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे तो ये फार्मूला शो करने की जरूरत नहीं, ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम मतलब जिसमें हम रिटन एग्जाम देते हैं, ठीक है, इसमें लॉन्ग आंसर में स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, वहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं। उसको तो एग्जामिनर को बस इसका जो कंक्लूजन आ रहा है उससे मतलब रहता है। क्या कंक्लूजन आया, कन्वर्जेंट।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो बोलेगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो आपका फाइनल आंसर होगा कि सर ये तो कन्वर्जेंट होगी। तो इसके लिए इतना काम करना पड़ेगा इतना लेबर करना पड़ेगा, इतनी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी। तो चलिए, आप सभी लोगों ने ये टेस्ट को बहुत ध्यान से अच्छे से समझ लिया है। मैं समझता हूं आप और इस पर प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को स्ट्रांग करेंगे। फिर मैं अब आपको दूसरी दिशा में ले जा रहा हूं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक और आपको टेस्ट इसके साथ एड ऑन करना है। अभी जितना समय बचा है उसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। यह टेस्ट एक बहुत स्पेशल टेस्ट है। जब हमारे पास कोई सीरीज होती है और उसकी एन टर्म होती है और उसकी एन टर्म्स की पावर कोई ना कोई एक रियल वैल्यू होती है। इस तरह की जब भी स्पेसिफिक सीरीज आपको आज के बाद देखने को मिले तो बोल देना उसको, उस सीरीज का नाम बोल देना, कह देना, मेरा नाम लेके बोल देना या किसी का भी नाम मत लेना, जस्ट ये बोल देना कि सर ये तो पी सीरीज है, ये पी सीरीज है। और ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, जब n की पावर एक से बड़ी क्वांटिटी हो, तब ये इस तरह की जो सीरीज होती है ना, जिसको p सीरीज बोल रहे हैं, वो कन्वर्जेंट होती है। और इसके बाद यदि एक से छोटी होगी, ये n की पावर यदि एक से छोटी है या बराबर है, तब आप लोग ऐसी p सीरीज को आप क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट कहेंगे बेटे। तो यहाँ पर कोई फेल्यूअर का कोई लफड़ा ही नहीं है, फेल्यूअर का कोई चक्कर ही नहीं है, जैसा कि पहले में था। तो ये हमें क्वेश्चन को पहचानने की आना चाहिए। ये सब चीजें कब सीख पाएंगे? जब आप डे बाय डे ये सारे टेस्ट एड ऑन करते जाएंगे अपने माइंड में, तो आपको खुद अपने आप इसकी रीजनिंग होने लगेगी, फीलिंग होने लगेगी। आप देखते से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे सकोगे कि सर ये तो पी सीरीज है और चूंकि इसकी पावर एक से बड़ी है तो मैं इसको कन्वर्जेंट कहूंगा, कोई इसको बदल नहीं सकता। ओके, चलिए, बुक्स में कहीं जगह मिस्टेक है कंक्लूजन में, वो दूर तभी कर पाओगे जब मेरी क्लास को अटेंड करोगे, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। अब ये टेस्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आपके सामने मैंने पेश किया, एक और इसका ऑब्जेक्टिव है इस टेस्ट को पढ़ने का कि भाई ये जो टेस्ट है ना, इस टेस्ट के बेसिस से ही ये दूसरा टेस्ट काम करता है। ये जो दूसरा टेस्ट मैंने जिसका नाम आपके सामने, ये चौथा नंबर का टेस्ट आ रहा है, ये चौथे नंबर का स्पेशल टेस्ट है। अभी 2 और पढ़ना है हमें बस, फिर इसके बाद हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे इस यूनिट की, जो इसको फोरियर नाम के फेमस साइंटिस्ट ने डेवलप की है। जो आप लोग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, आप लोग जब आपके पास फंक्शंस होते हैं, साइन वेव होती है, कोसाइन वेव होती है, उसका आपको एक्सपेंशन करना होता है फोरियर में, तब आपको ये नॉलेज रिक्वायर्ड होगा, तब आप उसको यूज करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसकी भी कन्वर्जेंस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें ये टेस्ट भी मालूम होना होगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं इस दौर में। यहाँ तक सभी को ये टेस्ट पहले वाला समझ में आया, इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आया सभी को? मैं रुक रहा हूं आपके सामने, कुछ सेकंड का टाइम बचा है। बिल्कुल धीरे धीरे एक टेस्ट सिखा रहा हूं आपको, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि एक साथ में चारों टेस्ट, मैं चाहूं तो एक दिन में आपका यूनिट 3 खत्म हो सकता है, लेकिन आई डू नॉट वांट टू स्टडी इन दिस वे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़े, लेकिन समय रुक नहीं रहा है, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी लाइफ भी आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से हमारा एज डाउन हो रहा है। सो ठीक है, लेकिन हमें हमारा जितना भी समय है लाइफ का, हमें उसको अच्छे से बिताना है, हमें पैर पे खड़े होना है। ओके गाइस, तो चलिए सभी लोगों ने ये बात सीख ली। 1 मिनट का टाइम मुझे वार्निंग दे रहा है पर्सन। तो अब हम आ रहे हैं दूसरे टेस्ट को समझने जा रहे हैं। आज एटलीस्ट समझ तो लें, कल हम इस पर एग्जाम्पल सीखेंगे।
अभी जितना समय उसमें जितना नॉलेज हो सके दे सकूं मैं दे रहा हूं आपके सामने। if sigma of un and sigma of n equal to 1 to infinity of vn be two infinite series of